हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माइंड स्पार्क फिजिक्स डे 35। हमने अभी तक फिजिक्स के रिवीजन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। आज उसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट में लेकर आया हूं आपके पास। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, हमने इलेक्ट्रिक करंट तक पूरा पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे बात करेंगे और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि वहां पर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए या जिन टॉपिक्स पे हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए, जिन टॉपिक्स के बेस पे हमारा स्कोर अच्छा हो सकता है। अगर आप रेगुलरली ये वीडियो देख रहे हो तो ये समझो कि साइंस के एग्जाम में आप एबव 65 लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो बेटा क्या टॉपिक मैंने नाम बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का पहला ही पॉइंट स्टार्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर कोई पॉइंट आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉइंट हमें अच्छे से नहीं आता है तो सर इसको भी एक्सप्लेन कर दिए, तो आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट आल्सो ऑन बिहाफ ऑफ यू, सो प्लीज चेक इट। अब सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड हम क्या किसको सकते हैं बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के अराउंड वो एरिया होता है जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट या फोर्स लग सके। तो उसको लिखेंगे कैसे, एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे एरिया अराउंड ए मैग्नेट। क्या लिख रहे हैं हम इसको, एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस। तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। लाइक दैट, अगर मैं कोई एक ऐसा मैग्नेट बनाऊं जिसके दो पोल हों, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो यहां से निकलने वाली वो रेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा उस एरिया को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे या मैग्नेट के इफेक्ट का एरिया कहेंगे कि कहां पर हमारा एरियल हो रहा है। इसी बेसिस पे एक लॉ था जिसका नाम बेटा राइट हैंड रूल। क्या नाम है लॉ का बेटा, राइट हैंड रूल। इस लॉ ने क्या बताया था, इस लॉ ने हमें डायरेक्शन के बारे में बताया था। यहां पर हम दो चीजों का यूज करते हैं, थंब का और अपनी मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का। तो मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए केवल ये बताऊंगा कि थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, किसको बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है थंब के द्वारा, और जो फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब इन्हीं बेसिस पे दो डिवाइसें बनाई गई जिसका एक का नाम है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके पहले आप ये समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूंगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें दो एप्लीकेशन आए। एक एप्लीकेशन हो गया बेटा इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, आप सबके घरों में यूज होती है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। बोलो हां या ना, हां ही होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन था हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब जनरेटर क्या करता है, जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम। तो ये थे मेन पॉइंट किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेट के, जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना जरूरी था। यहां पर आपने क्या क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, राइट हैंड रूल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर क्या। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आज का सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अब हमें एनर्जी के सोर्सेस के बारे में बात करनी है कि एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिन्यूएबल सोर्स की। एक क्या क्या है रिन्यूएबल सोर्स, एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर इनको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। रिन्यूएबल सोर्स क्या, कौन कौन से हैं रिन्यूएबल सोर्स। देखो डिटेलिंग में पहले भी बता चुका हूं इसी सीरीज में। तो सबसे पहले आती है बेटा सोलर एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी हमारी विंड एनर्जी और तीसरी है बायोगैस या बायोमास एनर्जी उसको कहते हैं। ये तीन एनर्जीज ऐसी हैं जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि हमें नेचर से मिल जाती हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ये भी नेचर से मिलती हैं। डिफरेंस ये है कि ये एनर्जी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है और ये एनर्जी पॉल्यूशन क्रिएट करती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो कोल एंड पेट्रोलियम, ये दो एनर्जी होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब किसी ऐसे सोर्स के बारे में जानते हो जिसको हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, उस सोर्स को क्या कहेंगे, उस सोर्स को कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स कैसा होगा, किस टाइप से ये सोर्स बना होगा और क्यों हम इसको कन्वेंशनल कहते हैं। तो देखो इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं एन ओल्डर सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग सिंस लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिखोगे उसको, एन ओल्डर सोर्स ऑफ एनर्जी, एन ओल्डर सोर्स ऑफ energy which we are using since long time। एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या हो गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। तो पहला है फॉसिल फ्यूल, इसका यूज हम लॉन्ग टाइम से करते हुए चले आ रहे हैं। कोल, जिसका हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। नेचुरल गैसेस,
इनका हम यूज लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। और कौन सा है बेटा? क्रूड ऑयल, इसका भी यूज हम लॉन्ग टाइम से करते हुए चले आ रहे हैं। ये सारे कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब इन्हीं एनर्जी के बेसिस पे पावर प्लांट की स्टडी है, जहां पर पहला पावर प्लांट है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट। यानी कि अब हम सोर्स जो हैं हमारे एनर्जी के, उनको हम यूज कैसे करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो थर्मल पावर प्लांट का मेन काम क्या है? थर्मल पावर प्लांट का मेन वर्क है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है यहां तक? देन इसी बेसिस पे एक नया प्लांट लगा था जिसका नाम है हाइड्रो पावर प्लांट। क्या नाम बेटा? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। यहां पर जैसे हम हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? द प्लांट एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। यहां पर हम जो फ्लोइंग वाटर है उसका यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं बेटा। फ्लोइंग वाटर का यूज करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये दोनों सिलेबस से हट चुके हैं, फिर भी आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ये दोनों टॉपिक मिला करके अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स हर बार दिया गया है। इस वजह से इस बार भी मैंने इनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझा। यहां तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक और है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको मैंने बायोमास के नाम से बताया था। अब उसकी डिटेलिंग करते हैं। उसका एक प्लांट बनता है जिसको कहते हैं बायोगैस प्लांट। किस नाम से जानते हैं बेटा? बायोगैस प्लांट के नाम से जानते हैं। हमारे रूरल एरियो में ये ज्यादातर डेवलप होते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट कैसा होता है ये आप देखोगे। द प्लांट हैज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। पहली चीज, ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, द प्लांट हैज डोम शेप। किस शेप का बेटा? डोम शेप। डोम शेप स्ट्रक्चर होगा उसका। डोम शेप स्ट्रक्चर किससे बनता है? बिल्ट विद ब्रिक्स। ब्रिक्स का यूज करके, यानी कि ईंटों का यूज करके एक तंबू नुमा यानी कि डोम शेप आकृति हम बनाते हैं। दूसरा और क्या होता है इसमें? यहां पर हम काऊ डग यानी कि गाय के गोबर को यूज करते हैं। द सैलरी ऑफ काऊ डग एंड हमारे घर का जो भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी निकलता है, उसका यूज करते हैं इसमें। तो क्या चीजें हुई? द सैलरी ऑफ काऊ डक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इज प्रिपेयर्ड। और क्या करता है? जब इतनी सारी चीजें इसमें हो जाती हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करने का काम कर देता है। इट प्रोड्यूस हीट। अगर अब ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कंपोजिशन होंगे इसके अंदर, कोई ना कोई चीज तो बन रही होगी। तो अब बात आती है कंपोजिशन रेंज की, कि कौन कौन से कंपोजिशन इसके अंदर बनते हैं और उनकी रेंज क्या होती है।
क्योंकि अगर कंपोजिशन बन रहे हैं जिस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उनकी कुछ ना कुछ तो रेंज होगी सर, बिना रेंज के तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहां पर बनता है मेथेन। मेथेन मैं सबका परसेंटेज लिखूंगा, पहले सबके नाम लिख रहा हूं। मेथेन के बाद बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑक्सीजन। अब इनके परसेंटेज बेस पे आते हैं कि किसका कितना परसेंट यहां पर बनता है। तो देखो जो मेथेन है हमारा वो होता है 60 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 45%, और कौन सी चीज है, नाइट्रोजन 0.03%, हाइड्रोजन यहां पर बनता है 1.5%, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है 0.3%, और ऑक्सीजन 0.5%। ये कंपोजिशन होते हैं किसी भी बायोगैस प्लांट के अंदर, ये सारी चीजें जरूर बनती है। अब अगर ये प्लांट इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके एडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज ऑफ बायोगैस, सबसे पहला एडवांटेज तो बेटा यही है कि इट इज पॉल्यूशन फ्री, इट बर्न विदाउट स्मोक। कैसा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज पॉल्यूशन फ्री, मतलब प्रदूषण रहित है। इट बर्न विदाउट स्मोक, बिना धुएं के ये जलना पसंद करता है। अगर ऐसा है तो एक चीज कॉमन है, नेचर फ्रेंडली जरूर होगा ये। अगर नेचर फ्रेंडली है तो बेटा चीप भी होगा, यानी कि सस्ता भी होगा। अगर ऐसा कुछ है तो इजी भी होगा बिल्ड करना, और ये कैसा होगा बेटा, हीट कैपेसिटी भी यूज करेगा। चलो और देखते हैं। इट प्रोड्यूस हीट, इट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी हीट, और क्या है, इट इज ऑल्सो यूज एज लाइटिंग एजेंट। लाइटिंग एजेंट के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद दो सोर्स और बचते हैं, मैं दोनों सोर्स को यहां पर लिख रहा हूं। एक सोर्स है हमारा विंड एनर्जी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं बाय यूजिंग ऑफ विंड टरबाइन। दूसरा है सोलर, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सोलर प्लेट। अब यहां पर ना हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब यहां से आप फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन कर चुके हो। आपको डेली बेसिस पे चैप्टर रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाने हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, उन क्वेश्चंस की भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। So I hope you like my series of 60 days to get good result. So please like, share and subscribe this channel Mind Spark Physics and also comment if you have any doubt. Thank you बच्चों, कैसे हो आप सब लोग।